बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 गैसेस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये थ्योरी किस साइंटिस्ट ने पेश की और इस थ्योरी में और किन किन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है। बर्नौली ने 1738 में सबसे पहले ये थ्योरी पेश की। उसके बाद क्लासियस ने 1857 में एक काइनेटिक इक्वेशन बनाई और उसको इस थ्योरी का हिस्सा बना दिया गया है। और इस काइनेटिक इक्वेशन की मदद से उसने डिफरेंट गैस लॉज को वेरीफाई किया। उसके बाद मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज दिया और ये लॉ भी इस थ्योरी का हिस्सा है। उसके बाद बोल्ट्जमैन ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज दिया और ये लॉ भी इस थ्योरी का हिस्सा है। इसके अलावा गैसेस पर रिसर्च के हवाले से एक साइंटिस्ट का जो नाम नुमाया है वो है वैन डर वाल। अब हम इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स या पोस्टुलेट्स देखते हैं। तो गैसेस जो हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं जिनको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हैपहैज़र्डली मूव करते हैं, यानी कि वो रैंडमली मूव करते हैं। उनकी कोई वाज़े डायरेक्शन नहीं होती, कोई तरतीब नहीं होती उनकी मूवमेंट की। वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। इस दौरान वो आपस में टकराते हैं और बर्तन की दीवारों के साथ भी टकराते हैं और टकराव के बाद इनकी डायरेक्शन चेंज होती है। गैसेस का जो प्रेशर है वो गैस के मॉलिक्यूल्स की उस बर्तन की दीवारों के साथ टकराव की वजह से होता है जिस बर्तन में उस गैस को हमने रखा होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराते हैं तो उनकी जो कोलिजन्स हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होती हैं। मींस के वो एक दूसरे को तो एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो गैस की एनर्जी है वो ज़ाया नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। उसके बाद एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज़ नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी गैस के सिर्फ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ले लें तो वो उसका एक्चुअल वॉल्यूम कहलाता है। लेकिन जब हम किसी गैस का वॉल्यूम लेते हैं तो वो वॉल्यूम बराबर होता है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स प्लस वॉल्यूम ड्यू टू द एम्प्टी स्पेसेस। वापस डायग्राम में दाईं तरफ जो बनी हुई है इसमें देख सकते हैं कि हमने मॉलिक्यूल्स को एक कॉर्नर में इकट्ठा कर दिया। अब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुछ एम्प्टी स्पेसेस नहीं हैं। अगर हम सिर्फ इन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम लें जिसको हम एक्चुअल वॉल्यूम कह रहे हैं तो वो बहुत एक छोटी सी जगह पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी सारा जो हमारा कंटेनर है वो खाली पड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि गैसेस का जो वॉल्यूम है उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एम्प्टी स्पेसेस की होती है, जबकि मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम है उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। लिहाजा इस पोस्टुलेट में यही बात की गई है कि हम गैस के एक्चुअल वॉल्यूम को नज़रअंदाज कर सकते हैं। किसके मुकाबले में? वॉल्यूम ऑफ द गैस के मुकाबले में। उसके बाद अगला पॉइंट है कि नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स, के गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई कशिश की क़ुव्वतें नहीं होती हैं। जी स्टूडेंट्स, ग्रेविटी जो है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को जो है वो मोशन जो है वो इम्पार्ट करती है, उनको हरकत देती है। अगर हम किसी चीज़ को छोड़ें हवा में तो वो फ़ौरन ज़मीन की कशिश की वजह से नीचे की तरफ मूव करती है और उसमें काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। लेकिन इस पोस्टुलेट में हम ये बात कर रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको अगर ग्रेविटी की वजह से कोई मोशन मिल रही है तो वो इतनी मामूली है कि हम उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो गैस की मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है एक्चुअली वो उनकी मुसलसल आपस में टकराव की वजह से होती है। अगले पोस्टुलेट्स में हम कहते हैं जी कि अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ले लें तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।